हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने लेसन नंबर 1 यानी सॉल्यूशन के कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, मीन्स कौन कौन से टॉपिक्स का वीडियो आपके पास पहुंच गया है। तो उसमें आपका है सॉल्यूशन क्या है, विलेन क्या है, ये पढ़ा दिया आपको। ठीक है, विलेन के कितने टाइप्स होते हैं ये आपको समझा दिया है, और विलेन की सांद्रता क्या होती है, तन विलेन क्या होते हैं, सांद्र विलेन क्या होते हैं, विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की कितनी विधियां होती हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। और इसके अलावा जो अगला टॉपिक उसका आता है कि जो द्रव विलेन में जो गैस डिसॉल्व होती है, ठीक है ना, उसकी विलेयता पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, विलेयता क्या होती है, ठीक ना, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, और जो द्रव में गैस की विलेयता है उसके लिए हेनरीज लॉ है। ये सारी बातें इसका वीडियो अब तक पहुंच चुका है। अब उसके जस्ट आगे जो एनसीईआरटी बुक्स में आपका टॉपिक है वो द्रव विलयनों का वाष्प दाब है, ये पीछे लिखा भी है, ठीक ना। ये टॉपिक्स आपको आगे मिलेगा उसमें। लेकिन इसमें है द्रव विलयन का वाष्प दाब, इसमें दो टर्म हैं। एक तो है द्रव विलयन, अगर कंफ्यूजन हो तो अभी फिर से एक बार हम क्लियर करेंगे। और दूसरा टॉपिक इसमें दूसरा वर्ड मिल रहा है वाष्प दाब। तो वाष्प दाब क्या होता है, यानी वाष्प दाब का क्राइटेरिया आपको अच्छे से समझना है पहले, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे द्रव विलयनों का वाष्प दाब। पहले इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग आपको समझाएंगे अलग अलग, फिर हम इस पर आ जाएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि द्रव विलयन किसे कहते हैं। वैसे मैंने बताया है आपको, लेकिन फिर आज थोड़ा सा और हाईलाइट कर देते हैं हम, द्रव विलयन क्या होता है। तो देखिए, जिसमें सॉल्वेंट, आपको हमने 9 टाइप्स, जो पिछला वीडियो है उसमें मौजूद है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, कि 9 टाइप के होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन था द्रव विलयन। तो द्रव विलयन का मतलब बहुत छोटा सा है कि जिस विलयन में विलायक क्या हो, द्रव हो, ठीक ना। अगर विलायक द्रव होगा तो ऐसे सारे सॉल्यूशन, ऐसे सारे विलयन को हम क्या बोलेंगे, द्रव विलयन कहेंगे। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक ना, कि ऐसे विलयन जिनमें विलायक द्रव होता है द्रव विलयन कहलाते हैं। मीन्स ये कितने तरह के हो जाएंगे, 3 तरह के। अगर किसी लिक्विड में, लिक्विड का मतलब जैसे आप वाटर ले लीजिए, तो जब आप पानी में क्या डाल दें, कोई भी ठोस पदार्थ घोल दें, डिसॉल्व कर दें, तो ये जो विलयन तैयार होगा ये भी कैसा है, द्रव विलयन है। अगर वाटर में कोई और लिक्विड, जैसे आपने अल्कोहल मिला दिया उसी में, अल्कोहल, तो ये भी एक विलेन बन गया। ये भी कैसा सॉल्यूशन होगा, कैसा विलेन होगा, द्रव विलेन की कैटेगरी में आएगा। ओके, तो इस तरह से 3 टाइप हो गए इसके। विलायक द्रव होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो अगर मान लीजिए किसी द्रव में आपने ठोस पदार्थ को घोल दिया तो ये भी द्रव विलेन होगा। किसी द्रव विलायक में अगर आपने द्रव ही घोल दिया, ठीक ना, किसी द्रव में अगर आपने गैस डिसॉल्व कर दी, ये तीनों ही किस कैटेगरी में आएंगे, द्रव विलयन की कैटेगरी में, यानी लिक्विड सॉल्यूशन बोले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। अब एग्जाम्पल्स में आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स अब निकल के आ जाएंगे, कि जैसे पानी में आपने नमक डाल दिया, या फिर चीनी डाल दी, या फिर यूरिया को घोल दिया, ये सारे द्रव विलयन हो गए। पानी में आपने अल्कोहल मिला दिया, अल्कोहल मिक्स कर दिया, ठीक ना, पानी में आपने अमोनिया गैस मिला दी, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, द्रव विलयन के एग्जाम्पल हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो वर्ड था द्रव विलयन वो क्लियर हो गया। अब पहले हम आपको पढ़ा दें वाष्प दाब क्या होता है, इसका क्राइटेरिया समझा दें, फिर हम लोग बात करते हैं द्रव विलयनों के वाष्प दाब की, ठीक है ना, और डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ाते हैं आपको वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। तो वाष्प दाब होगा किसका, कोई सॉलिड जो होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है इतना 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 कम होता है कि प्रैक्टिकली उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी प्रायोगिक रूप से उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसका कोई महत्व हमारे लिए नहीं है उसको मेजर करना, ठीक है ना। तो मेनली जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, किसी लिक्विड्स का होगा, किसी द्रव का होगा, ठीक ना। किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले
कारक कौन कौन से होते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, इनको आप थिंक करते रहिए, सोचते रहिए। लेकिन पहले वेपर प्रेशर आपको पढ़ा दें, तब बात करते हैं इनकी कि वाष्प दाब क्या होता है, यानी वेपर प्रेशर। ठीक है, और इतना हमेशा माइंड में रखिएगा कि वेपर प्रेशर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसका पढ़ेंगे, किसी लिक्विड का। तो यहां पर हम इसको बढ़ा देते हैं, द्रव का वाष्प दाब। ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वाटर का भी हो सकता है, एल्कोहल का भी हो सकता है, बेंजीन ये द्रव होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड द्रव होता है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि एक हाथ में हथेली पर अपने अगर पेट्रोल के कुछ ड्रॉप्स ले लें और कुछ दूसरी हथेली पर आप वाटर ले लीजिए, तो आप देखेंगे पेट्रोल की जो वेपर्स होंगी, पेट्रोल जो होगा बहुत जल्दी वेपराइज हो जाएगा, बहुत जल्दी वो वाष्प में बदल जाएगा, आपकी हथेली से गायब हो जाएगा, और वाटर काफी देर तक रुका रहेगा। इट मीन्स क्या है, आपने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया, अगर इस तरह से करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर है उसका रेट ऑफ वेपोराइजेशन यानी वाष्प में बदलने की जो दर है वो कम है और पेट्रोल का ज्यादा है। क्वेश्चन बनता है क्यों है ऐसा, दोनों का रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा कम ज्यादा क्यों है, डिफर क्यों करता है। ठीक है ना, ये सोचते रहिएगा आप लोग। पहले इसको पढ़िए, वाष्प दाब होता क्या है, फिर आप बताएंगे कारकनेस को। तो देखिए, लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे आप डिफाइन करोगे, कैसे आप पता लगाओगे, ये सारे तरीके आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेसल है, एक कोई पात्र है, ठीक है ना, ये पात्र है और इसमें हमने कुछ लिक्विड्स, सपोज करिए पानी ही भर रखा है हमने, ठीक है ना। तो पानी में इसमें क्या होगा कि यहाँ जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, सतह के मॉलिक्यूल, ये थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, मतलब जहां एनर्जी ज्यादा होती है वो सतह पर आते हैं और सतह से ही क्या होता है, वाष्पन होता है। यानी वाष्पन हमेशा एक सरफेस फिनोमेना है, एक सतह का गुण है, यानी यहाँ बीच से वाष्पन नहीं होता है। पहले जो भी मॉलिक्यूल वाष्पित होना होगा वो यहाँ से कहाँ पहुंचेगा, सतह पर पहुंच जाएगा, सरफेस पर, ठीक है ना, यहाँ से वाष्पित हो जाएगा। और यहाँ से अगर इस पात्र को हमने खुला रखा है, इस वेसल को, तो यहाँ से जो भी वेपराइज होगा मॉलिक्यूल यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा और फिर वो एटमॉस्फेयर में लापता हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उसी मिक्स हो जाएगा, ठीक ना, हमको पता नहीं चलेगा। तो इसका प्रेशर हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि वेपर जो होती हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि जो वेसल है इसको क्लोज कर देना है। तो सपोज करिए हमने एक डायग्राम इस तरह से मैं बना रहा हूं, बाकी स्पेशल ऑपरेटर से इसको हम बंद कर सकते हैं, ये हो गया। और सपोज करिए जो हम ये बंद कर रहे हैं इसी में एक प्रेशर गाज लगा हुआ है। प्रेशर गाज का मतलब होता है दाब मापी, जो प्रेशर को मॉनिटर कर सकता है, प्रेशर को मेजर कर सकता है, ठीक ना। तो बहुत सारी तरह की डिवाइसेस आती हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए। सपोज करिए मैंने ये प्रेशर गाज लगा दिया है, क्या है ये चीज, दाब मापी है, दाब मापी, प्रेशर को मेजर करेगा। ओके, अब जो यहां से ये द्रव है जो इसमें भरा हुआ पात्र में, अब इसकी जो मॉलिक्यूल्स वेपोराइज होंगे, जो वाष्प अवस्था में जाएंगे, तो वाष्प अवस्था में जाएंगे तो वो बच के निकल नहीं सकते, स्केप नहीं कर सकते, यहीं पर कंसंट्रेट होंगे। यहाँ पर इस तरह मैंने बना दिया, ये वेपर्स हैं, ठीक ना, स्केप। तो यहां से देखिए द्रव से वाष्प बनने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है या जो घटना होती है, इसको हम बोलते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, वेपराइजेशन, इवापोरेशन, ठीक है। और अब चूंकि ये वेपर्स जो हैं, यानी जो द्रव के मॉलिक्यूल्स हैं, वेपर फेज में हैं, ये क्या नहीं हो सकते, ये बाहर निकल नहीं सकते, तो यहाँ कंसंट्रेट होंगे, कंसंट्रेट होके रिवर्ट होंगे फिर से, यानी आपस में ये फिर कोलाइड करेंगे और कंडेंस हो जाएंगे, और इसको बोलते हैं द्रवण या संघनन कह सकते हैं। क्या प्रोसेस होता है ये, जो रिवर्स प्रोसेस है इसको बोलेंगे संघनन, कंडेंसेशन इंग्लिश में, या द्रवण भी कह सकते हैं, द्रव में परिवर्तित होना। तो द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन, और वाष्प का फिर से द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलेंगे, संघनन, ठीक है ना। तो देखिए शुरुआत में क्या होता है, अगर इसको एक किसी टेम्परेचर पर आपने ले रखा है,
डेफिनेट टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं तो रेट ऑफ इवापोरेशन अलग अलग हो जाएगा। मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पर ये पूरा अपरेटस रखा हुआ है। तो इस निश्चित ताप पर क्या होगा कि यहां से कुछ मॉलिक्यूल वेपर फेज में गए, ओके, वाष्प प्रावस्था में चले गए, वाष्प बन गए। अब रेट ऑफ इवापोरेशन शुरुआत में तेज रहेगा, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल वाटर के वेपर फेज में चले जाएंगे, वाष्प अवस्था में चले जाएंगे। अब उसी समय क्या होगा, वेपर्स, ये जो मॉलिक्यूल हैं जो वाष्प अवस्था में हैं, वो आपस में यूनाइट होंगे, कंडेंस करेंगे और किस में बदलते जाएंगे, लिक्विड में। तो जब लिक्विड बदलेंगे तो ये संघनन की प्रक्रिया हो गई। तो शुरुआत में क्या होगा कि वाष्पन की दर ज्यादा होगी और संघनन की दर धीमी होगी, ठीक ना। और यहां पर इस दाब मापी में आपको फ्लैक्चुएशन, मतलब अगर ये डिजिटल मीटर होगा तो इसमें नंबर्स बदलते रहेंगे लगातार। अगर ये निडल टाइप का है तो ये निडल ऐसे ऐसे हिलती रहेगी, स्थिर नहीं होगी एक जगह पर। लेकिन एक समय ऐसा जब आएगा कि ये निडल स्थिर हो जाएगी, मतलब एक जगह पर रुक जाएगी। तो आप समझ जाइएगा क्या हो चुका है। आप समझ जाइएगा कि वाष्पन और संघनन के बीच एक साम्य स्थापित हो गया है, मतलब जिस रेट से, जिस दर से वाष्पन हो रहा है उसी दर से क्या हो रहा है, संघनन हो रहा है, ठीक ना। तो जब ऐसी अवस्था आ जाए, यानी इन दोनों के बीच, दोनों घटनाओं के बीच साम्य की अवस्था आ जाए, तो समझ जाइएगा कि जितना प्रेशर यहां पर शो हो रहा है इस दाब मापी में, वही क्या है, इस द्रव का वाष्प दाब है। मतलब वाष्प जो है, जो दाब लगा रही है, वही क्या बोला जाएगा, इस द्रव का वाष्प दाब बोला जाएगा, ठीक ना। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो ये फिगर भी बनाइएगा और परिभाषा भी लिख लीजिएगा कि वाष्पन और संघनन के मध्य, वाष्पन और संघनन के मध्य साम्य की अवस्था होने पर द्रव की वाष्प द्वारा लगाया गया दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। ये परिभाषा बन जाएगी। हाँ, इस परिभाषा में लिखने से जस्ट पहले एक चीज और लिख लीजिएगा, निश्चित ताप पर। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर दें कि निश्चित ताप पर वाष्पन और संघनन के मध्य साम्य की अवस्था होने पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए कि जब वाष्प दाब की बात आए तो आप समझ जाइए कि हाँ, अब ये वाष्प दाब कब की बात हो रही है, जब संघनन और वाष्पन के मध्य साम्य की अवस्था आ गई है, ठीक है ना। तो ये होता है वाष्प दाब की परिभाषा, और ये फिगर आपको बना के समझाया, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। तो वाष्प दाब आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो ऑब्वियसली उसमें एक फैक्टर है ताप, ठीक ना। यानी वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स, तो पहला कौन सा होगा, टेम्परेचर, ताप, ठीक ना। अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो वाष्पन की क्रिया क्या होगी, तेज हो जाएगी, ठीक है ना। ये ताप प्रभावित कर देगा, वाष्प दाब ज्यादा हो जाएगा उस समय, ठीक है ना। और रीजन भी बहुत क्लियर है, क्यों, देखिए ये लिक्विड्स, ये लिक्विड के अणु हैं, यानी द्रव के अणु हैं, और इन द्रव के अणुओं के बीच एक आकर्षण बल होता है जिससे ये जुड़े होते हैं और द्रवावस्था में रहते हैं। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये द्रव के अणुओं के बीच जो ये आकर्षण बल लग रहा है, ये क्या हो जाएगा, ताप, यानी थर्मल एनर्जी से, क्योंकि ताप आप देंगे तो जो उष्मीय ऊर्जा इनको प्राप्त होगी वो इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स को, आकर्षण बल को तोड़ देगी। तो ये जल्दी से किस फेज में चला जाएगा, वेपर फेज में चला जाएगा, वाष्प अवस्था में चला जाएगा, अलग हो जाएगा ना लिक्विड से, तो ये वाष्पित हो जाएगा। तो इसलिए वाष्पन की जो दर है वो बढ़ जाएगी, और जो वाष्पन की दर बढ़ जाएगी तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो पहला कारक क्या हो गया, ताप। दूसरा है द्रव की प्रकृति। यहां प्रकृति से क्या मतलब है, द्रव की प्रकृति भी काफी इंपॉर्टेंट रोल, काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किसमें, वाष्प दाब में। अभी हमने एग्जांपल आपसे पूछा था ना, हथेली पर हमने इधर पेट्रोल ले लिया, इधर
जल ले लिया तो पेट्रोल जल्दी जल्दी वाष्पित हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका जो आंसर छुपा है इस क्वेश्चन का वो इसी में है, द्रव की प्रकृति पर। ठीक ना? इससे पहले हम लोग विलयता पर इसकी काफी बात कर चुके हैं और इसी लेवल पर आपको सोचना है तो कोई समस्या कभी नहीं होती है। द्रव की प्रकृति से मतलब जैसे जो एग्जांपल लिया मैंने वही बताता हूं कि मान लीजिए आपके एक हाथ में, एक हथेली पर आपने क्या रखा था? पेट्रोल। और पेट्रोल होता है हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, हम सभी को राउंड शेप में ही बनाएंगे मॉलिक्यूल को। ये पेट्रोल के मॉलिक्यूल हैं और ये जल का मॉलिक्यूल है, सभी गोल गोल हैं। लेकिन अगर इनका हम स्ट्रक्चर देखें तो जल को आपको हम सिखा चुके हैं पिछले वीडियो में कि जल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है और ये एक ध्रुवीय अणु होता है। कैसा अणु है? ध्रुवीय, यानी एक एंड पर नेगेटिव होता है और एक एंड पर ये पॉजिटिव होता है, इस तरह से। तो इसका नेचर है पोलर, ये ध्रुवीय अणु है। लेकिन जो पेट्रोल है जो कि एक हाइड्रोकार्बन होता है, ये पेट्रोल के मॉलिक्यूल हैं, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं अध्रुवीय। अध्रुवीय, तो ये मॉलिक्यूल भी अध्रुवीय, ये मॉलिक्यूल भी अध्रुवीय। और अध्रुवीय अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है। इसका मतलब पेट्रोल अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो कम है, जबकि जल के अणुओं के बीच जो लग रहा है ध्रुवीय होने के कारण, एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग भी आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जल के अणुओं के बीच क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो काफी स्ट्रांग होती है इन वांडर वाल बलों से। यानी अध्रुवीय अणुओं के बीच जो बल, यानी जो अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल लगता है, उसको हम वांडर वाल बल कहते हैं। तो वांडर वाल बल कमजोर होते हैं किसके तुलना में? हाइड्रोजन बंधों की तुलना में। इसलिए अगर एक डेफिनेट टेम्परेचर पर, जैसे मान लीजिए आपने 25 डिग्री या 30 डिग्री पर आपने हथेली पर ले रखा है, क्या होगा कि उस टेम्परेचर पर जो उष्मीय ऊर्जा मिलेगी उससे ये बॉन्ड बहुत इजीली टूट जाएंगे। इसलिए पेट्रोल के मॉलिक्यूल क्या होंगे? बहुत जल्दी जल्दी वाष्पित हो जाएंगे, वेपर फेज में चले जाएंगे। ठीक ना? आपकी हथेली से उड़ जाएंगे। और उसी हथेली की एनर्जी से ये जो है, इनके बीच जो आकर्षण बल है वो कैसा है? वो स्ट्रांग है, इसलिए बहुत धीरे धीरे टूटेंगे। इसलिए इसको वाष्पित होने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए इसकी वाष्पन की दर कम होगी और उस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर कम होगा, इसका ज्यादा होगा। इसका वाष्प दाब कम, इसका वाष्प दाब ज्यादा। तो बात समझ में आ गई होगी। ये रीजन है इसका। तो द्रव की प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है ना? तो दो फैक्टर हो गए, एक ताप हो गया और एक द्रव की प्रकृति हो गई। ये दोनों बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं किसको? वाष्प दाब को। ठीक है ना? और वाष्पन की दर को भी। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन और आपको डिस्कस करते हैं कि जो आपने कहा था कि मैंने कहा था, आपने नहीं, कि हथेली पर हमने क्या ले रखा है? एक पे पेट्रोल है, एक पे क्या है? वाटर है। तो आप अगर दोनों को देखेंगे तो जब पेट्रोल वाष्पित होगा तो बहुत तेजी से आपकी एनर्जी हथेली की लेगा, और लेगा तो इसका मतलब क्या है? आपको ठंडक महसूस होगी। ठीक ना? और जो जिस पे आपको वाटर ले रखा है उस पे अपेक्षाकृत कम ठंडक महसूस होगी। इसीलिए जो आप देखे होंगे जो सरदर्द वगैरह में ठंडे तेल बनते हैं तो उसमें वेपोराइजेबल कंपोनेंट ज्यादा होते हैं, मतलब कि तेजी से क्या हो? वेपोराइज हो, इसीलिए आपको ठंडक का एहसास होता है। बात समझ गए ना? तो ये भी वेपर प्रेशर से रिलेटेड फेनोमेना है। ओके, तो ये हमने पढ़ा दिया आपको कि वाष्प दाब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, और वाष्प दाब को या वाष्पन की दर को द्रव के प्रभावित करने वाले कारक कौन है। ठीक है, अब पढ़ते हैं जो टॉपिक यहां पर लिखा है, द्रव विलयनों का वाष्प दाब। ठीक है, तो यहां पर हम दो फिगर आप बनाते हैं आपके सामने, और इसमें ये सॉल्यूशन हो गया। इसमें मान लीजिए दो कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट तो होंगे ही होंगे सॉल्यूशन में, मिनिमम कंडीशन है ये। सपोज करिए एक ए है और दूसरा बी है, और ए जो है वो भी क्या है? द्रव है, और बी भी क्या है? वो भी द्रव है। और एक दूसरा सॉल्यूशन आपका मिलेगा
जिसमें हमने, ये भी विलेन हो गया आपका, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इसमें भी सपोज करिए हमने डाल दिया है, दो कंपोनेंट हैं, एक को हमने सी से दिखाया, दूसरे को डी से दिखाया। जिसमें सी जो है ये ठोस है, ये सॉलिड है, और डी क्या है, ये द्रव है। तो कहने का मतलब दोनों ही द्रव विलयन है, लेकिन ए में जो ये पहला वाला विलयन है, इसमें ए द्रव है, यानी विलेय पदार्थ जो है वो भी द्रव है और विलायक भी द्रव होता है। इसमें क्या है, सी यानी जो विलेय पदार्थ है वो ठोस है, लेकिन विलायक क्या है, वो द्रव है। ठीक है ना, दोनों का अंतर ये हो गया। तो इसमें दो कंपोनेंट हो गए, यानी विलेय और विलायक दोनों ही क्या होंगे, वाष्पशील होंगे, वाष्पित होंगे। और इसमें जो ठोस लिया गया है ये प्रायः कैसा होगा, अवाष्पशील होगा, अवाष्पशील। और इसी के बारे में आपको आगे पढ़ना भी है, इस टाइप के विलयन के बारे में, ठीक ना, पूरे सॉल्यूशन में। जब अभी आपको अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ाएंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उस समय आप इस टाइप के सॉल्यूशन को कंसीडर करेंगे, अपने माइंड में लाएंगे, ठीक है ना। तो ये दो तरह के होते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें चूंकि दोनों कंपोनेंट वाष्पित हो सकते हैं, इसलिए दोनों का वाष्प दाब होगा। तो जो विलयन का कुल वाष्प दाब होगा वो द्रव ए के वाष्प दाब और द्रव बी के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। तो यहां पर चूंकि दोनों वाष्पित हो सकते हैं, इसलिए यहां पर द्रव ए का वाष्प दाब ना कह करके एक वर्ड यूज किया जाएगा। इसके पहले हम आपको बता भी चुके हैं कि जब दो चीजें होती हैं, दोनों ही वाष्पित होने वाली हैं, तो एक के वाष्प दाब को हम बोलते हैं आंशिक वाष्प दाब। तो यहां पर वास्तव में वाष्प दाब ना कह करके आंशिक वाष्प दाब कहा जाएगा ए का, और बी का भी आंशिक वाष्प दाब। तो दोनों के आंशिक दाब का योग जो होगा, टोटल सम, वो इस विलयन का कुल वाष्प दाब होगा, यानी पी। पी को कैपिटल पी से अगर हम दिखा दें इसको, तो इसको बोलेंगे कुल वाष्प दाब, टोटल वेपर प्रेशर। और आंशिक वाष्प दाब को हम स्मॉल पी से दिखाएंगे, और अगर हमने ए लिख दिया तो ए का आंशिक वाष्प दाब हो गया, और बी लिख दिया तो बी का आंशिक दाब हो गया। ये जो है 11th क्लास में, अब तो वो चैप्टर ही ड्रॉप हो गया है, गैसियस लॉ, उसी में एक लॉ है डाल्टन्स लॉ, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। वहां से है ये रिलेटेड है कि अगर उन्होंने गैसेस के लिए दिया था, यहां भी फॉलो होता है कि अगर मान लीजिए किसी पात्र में बहुत सारी गैसें भरी हैं, 2 गैसें हैं, 3 गैसें हैं, तो उन सभी गैसों का जो आंशिक दाब होगा उसका टोटल सम, यानी सभी का योग, सभी गैसों के आंशिक दाब का योग जो होगा वो गैसीय मिश्रण का कुल दाब होगा। आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि किसी गैसीय मिश्रण का कुल दाब उसमें उपस्थित गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो यहां पर 2 लिक्विड है हमारे पास, तो इस विलयन का कुल दाब किसके बराबर होगा, इस ए के आंशिक दाब के और बी के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये है डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है। तो ये आप समझे रहिए कि जब दोनों कंपोनेंट द्रव होंगे तब दोनों का वाष्प दाब होगा, लेकिन जब एक कंपोनेंट ठोस होगा और जो आपको पढ़ना है उसमें वो अवाष्पशील होगा, तो इसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। केवल वेपर प्रेशर यहाँ किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा, विलायक का होगा। ये बहुत क्लियर कर लीजिए, आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपको चैप्टर में दोनों तरह के विलयनों के बारे में पढ़ना होता है। राउल्ट्स लॉ दोनों जगह वर्क करता है, इसीलिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीजें ना रह जाएं, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों एक साथ बना दिए हैं। अब पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके संबंध में एक लॉ है राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट्स लॉ इसके लिए भी रहेगा। तो इसके लिए जो जिसमें दोनों कंपोनेंट द्रव है उसके लिए राउल्ट्स लॉ क्या है, तो राउल्ट्स लॉ किसी एक कंपोनेंट के लिए होता है मेनली। अब चूंकि दोनों वाष्पित हो सकते हैं तो हमने दोनों के लिए अप्लाई कर दिया। तो राउल्ट्स लॉ क्या है, देखिए ध्यान से, वाष्प दाब के संबंध में है ये राउल्ट लॉ, राउल्ट का नियम, ठीक ना। क्या है ये राउल्ट का नियम, ये कहता है कि किसी विलयन में निश्चित ताप पर, पहले वर्ड हम निश्चित ताप जरूर लगा दें
कि निश्चित ताप पर किसी विलयन में किसी भी वाष्पशील घटक का जो आंशिक दाब होगा, वाष्पशील घटक का आंशिक दाब उसके विलयन में मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। यानी आपको नियम कैसे याद रखने हैं, फार्मूले के बेसिस पर। ये क्या चीज हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आंशिक दाब को। ये किसको बताता है, मोल प्रभाज को। यानी इसको देखने से आपको क्या लग रहा है कि आंशिक दाब समानुपाती है मोल प्रभाज के। अब चूंकि आप विलयन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसमें आइडिया लगाइए, तो आपको उसके आगे पीछे की चीजें भी समझ में आएंगी और फिर आपकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से बन जाएगी। ठीक ना, जो एक परिभाषा लिखनी होती है आपको एकेडमिक स्तर पर, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए इस सॉल्यूशन की हम बात करें, तो ये जो लॉ है वो हम इस सॉल्यूशन पर अप्लाई कर दें। इसमें चूंकि दो कंपोनेंट हैं और दोनों ही वाष्पशील है, दोनों द्रव हैं, तो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे लिख सकते हैं। इस कंपोनेंट के लिए जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे पी ए समानुपाती एक्स ए, मतलब घटक ए का आंशिक वाष्प दाब घटक ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। ठीक है। और अगर हम ये समानुपात का चिन्ह हटा दें तो एक चीज यहां पर और आ जाएगी, वो हो जाएगा पी नॉट ए। अभी इसके बारे में बात करेंगे। पी नॉट ए क्या है, यहां पर पी नॉट ए जो है वो है घटक ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था मतलब कि जब किसी पात्र में केवल ए रखा हो, यहाँ बी ना हो, यहाँ कोई और चीज ना हो, सिर्फ क्या हो, ए हो, और ए का वाष्प दाब जो मेजर किया जाएगा, जो मापा जाएगा, वही ये है पी नॉट ए, अकेले शुद्ध अवस्था में। ठीक है ना। तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब इसी तरह चूंकि इसी विलयन में दूसरा घटक भी है और ये भी क्या है, वाष्पशील है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये हो गया। मतलब इसी को आप एक बार ऐसे लिखेंगे, इस तरह से। चलिए मिटा देते हैं, पहले ये लगाएंगे समानुपात का निशान, फिर हटाएंगे इसको, तो आ जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी, और ये क्या चीज है, कंपोनेंट बी यानी घटक बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। ये हो गया। ठीक ना। अब चूंकि ये विलयन है, इसमें दो कंपोनेंट हैं, दोनों वाष्पशील हैं, इस पर हम डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लगा दें। तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम ये है कि इस विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर होगा। ठीक ना। तो हम इनकी वैल्यू पुटअप कर दें यहां पर, यानी जो पी ए की वैल्यू ये है और पी बी की वैल्यू ये है, वो यहां हम पुटअप कर दें। तो आप लोग जब डेरिवेशन करिए तो आप ऐसे नीचे लिखते चले जाइएगा। ठीक ना, कि डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से। तो यहां पर हम वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, यानी P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पी ए ये है पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये एक नया फार्मूला निकल के आ गया। ठीक ना, ये अगला फार्मूला हो गया आपका। क्या करने पर, हमने इस वाले इक्वेशन में जो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है, उसमें हमने घटक ए और घटक बी के आंशिक दाब के मान को प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये मिल गया हमको। हम अभी और कुछ कर सकते हैं इसमें, यानी हम इस टोटल प्रेशर को, जो विलयन का कुल दाब है, उसको किसी एक घटक के मोल प्रभाज के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए देखिए आपको रिकॉल करवाते हैं। आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया भी आपको किसी लेक्चर में, कि किसी विलयन में जितने भी घटक होते हैं, जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जितनी भी चीजें मिली होती हैं, उन सभी के मोल प्रभाज का योग सदैव एक होता है। ठीक ना। तो यानी फार्मूला हमारा एक है, ये हमारे पास, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि एक्स ए यानी ए का मोल प्रभाज प्लस बी का मोल प्रभाज, इनका योग एक होगा। तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 माइनस एक्स बी हो सकता है। ये हो जाएगा। तो ये एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी है। ठीक है ना, यानी ए का जो मोल प्रभाज है वो 1 माइनस एक्स बी के इक्वल है। अब एक्स ए की वैल्यू यानी ए के मोल प्रभाज की वैल्यू हम इसमें पुटअप कर दें, तो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा,
P इज इक्वल टू P नॉट ए, ये हो गया। और एक्स ए के प्लेस पर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी और प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर हो जाएगा P इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये हो गया, रिलेशन आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इस वाले फैक्टर को हम इधर ले लेते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, तो यहां कर दे रहे हैं हम, ठीक है, यहां पर कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू पी नॉट ए, ये वाला फैक्टर हो गया। अब इस पूरे फैक्टर को यहां करेंगे और इसके प्लेस पर ये लाएंगे, तो हो जाएगा प्लस पी नॉट बी एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ये हो गया। अब इसमें से देखिए क्या करना है हमको, P इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस, यहां पर कॉमन ले लें, एक्स बी दोनों जगह है, एक्स बी कॉमन ले लिया तो हो गया P नॉट बी माइनस पी नॉट ए, इस तरह से। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, ये जो इक्वेशन मिला हमको, हम चाहते तो एक्स बी को रिप्लेस कर सकते थे, आप करके देखिएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। हमने यहाँ पर एक्स ए के प्लेस पर ये पूरा फैक्टर रख दिया है, आप चाहो तो एक्स बी के प्लेस पर 1 माइनस एक्स ए रख सकते हो, आप करके देखिएगा, एक नया रिलेशन आ जाएगा। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों चीजें एक ही चीजें एक्सप्रेस करेंगी। तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन है ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, इसमें जो विलयन था, ये वाला विलयन, इसके कुल दाब को कुल वाष्प दाब को हमने किसी एक घटक के मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त कर दिया है। देखिए इसमें घटक तो हैं दो, लेकिन इस इक्वेशन में अगर देखा जाए तो कौन है, केवल B का मोल प्रभाज आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें A का मोल प्रभाज नहीं है। यानी हम चाहें तो B के फॉर्म में B के मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो A के मोल प्रभाज के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, ये इसकी खास बात है। ओके, तो ये हो गया आपका एक नया रिलेशन। तो ये था आपका पूरा राउल्ट लॉ, ठीक है, यहां से हमने ड्राइव किया था। यानी मेन आपका जो राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है वो ये है। फिर से एक बार हम बता दें कि निश्चित ताप पर किसी विलयन में किसी भी वाष्पशील घटक का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसी लाइन को हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है, अप्लाई किया है। चूंकि इस विलयन में दो घटक हैं, दोनों वाष्पशील हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो A का पार्शियल प्रेशर होगा वो A के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, और जो B का होगा वो B के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। फिर हमने क्या लगाया, डाल्टन का नियम लगा दिया। डाल्टन क्या कहते हैं कि अगर कोई विलयन है उसमें एक से ज्यादा वाष्पशील घटक हैं तो विलयन का कुल वाष्प दाब जो होगा वो दोनों घटकों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। तो ये फार्मूला हो गया, इसी पर हमने वैल्यू रख दी, ये वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी जितने भी घटक होते हैं उनके सबके मोल प्रभाज का टोटल सम एक होता है। इस थ्योरी को या इस फार्मूले को हमने अप्लाई किया तो एक्स ए के फॉर्म में हमने निकाल लिया और उसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी। ओके, तो हमको ये मिल गया। इस तरह से हमने टोटल वेपर प्रेशर को किसी एक कंपोनेंट के मोल प्रभाज के रूप में एक्सप्रेस कर लिया। इस पर वेस्ट इनमें से कहीं से भी यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे आपसे, लेकिन अभी आपको थ्योरी पहले समझाते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका राउल्ट का नियम। आप अगर एक घटक वाष्पशील है तो एक पर लगाइए, दोनों है तो दोनों पर लगा दीजिए, इस तरह का फेनोमेना आपके सामने होगा, इस तरह के फार्मूले होंगे, ठीक है ना। चलिए अभी इसमें और थोड़ा समझेंगे बाद में। तो अभी जो फार्मूला हमने आप लोगों ने पढ़ा बच्चों, उसके बाद उसी में एक छोटा सा टॉपिक और है, उसके बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास ये जो सॉल्यूशन था, चूंकि दोनों कंपोनेंट ए और बी वोलेटाइल हैं, मतलब वाष्पित हो सकते हैं, तो इनकी वेपर्स बनी हैं, और वेपर्स
अब फिर से कंडेंस हो रही हैं, लिक्विड में आएंगी, यानी वाष्पन और द्रवण के बीच साम्य की अवस्था है। तो यहाँ पर जरा हम वेपर फेज में थोड़ा सा वाष्प अवस्था में विचार करें, तो मान लीजिए इस वेपर फेज में ए की भी वेपर्स हैं, यानी ए के भी मॉलिक्यूल्स हैं और बी के भी मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों घटक के मॉलिक्यूल्स हैं। चूंकि दोनों यहाँ द्रव में है तो दोनों वाष्पित होंगे, दोनों वेपर फेज में भी जाएंगे। ओके, अब मान लेते हैं कि इस वेपर्स में, इस वाष्प में, जो ए वाष्प के रूप में है, बी भी वाष्प के रूप में है, इसमें ए के जो मोल प्रभाज है उनको अब की बार हमने वाई ए से दिखा दिया है। वैसे मोल प्रभाज को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर वेपर फेज में हमने वाई से दिखा दिया है और लिक्विड फेज में उनको एक्स से ही दिखाते हैं। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ए का जो मोल प्रभाज है वेपर फेज में वो वाई ए है और बी का वाई बी है। तो अगर हम डाल्टन लॉ का यूज करें तो इस वेपर फेज में जो ए का आंशिक वाष्प दाब होगा वो वेपर फेज में ए के मोल प्रभाज और कुल दाब के गुणनफल के बराबर होगा। ये एक अलग फार्मूला है आपका वेपर फेज में कैलकुलेट करने के लिए। लिक्विड फेज में कैलकुलेट करने के लिए अभी आपने पढ़ा उससे पहले, लेकिन ये फार्मूला वेपर फेज में आप अप्लाई करेंगे। ओके, इस पर भी न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी में, इसलिए आपको इस फार्मूले से हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, आगे हम कराएंगे भी इसको। तो अभी फार्मूला आप सीख लीजिए दोनों में क्या डिफरेंस था। वहां पर जो एक्स ए वगैरह हम यूज कर रहे थे वो लिक्विड फेज में मोल प्रभास का था। यहाँ वेपर फेज में हमने वाई और ए और वाई बी से रिप्रेजेंट किया है, तो ये फार्मूला बन रहा है पी बी इक्वल टू वाई बी इंटू पी। पी क्या है? कुल दाब है, कुल वाष्प दाब है, इन दोनों का कुल वाष्प दाब है पी। तो आपको इस तरह से न्यूमेरिकल्स में दिया जाता है। और सामान्य रूप में अगर हम इसको देखें तो पी आई इक्वल टू वाई आई इंटू पी, यानी जितने भी घटक होंगे उन सब का, उसमें 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो सबके नंबर यहाँ लिखे जा सकते हैं P1, P2, P3 इस तरह से। तो Y1 इंटू पी, Y2 इंटू पी, इस तरह से नाम हो सकता है। तो जनरल फार्मूला ये बन गया। अब एक चीज और देखिएगा बच्चों, हो सकता है आप बुक खोलें कभी और उसमें देखें कि ए भी नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है वहां पर जैसे हमने कंपोनेंट को शुरू से आपको पढ़ाया तो ए और बी लेकर पढ़ाया, अब हो सकता है वहां पर कंपोनेंट इस तरह से लिखे हों 1 और 2 करके, तो आपको यहाँ पर 1 2 मिल जाएगा, कोई और अंतर नहीं आएगा। जैसे यहाँ जो भी फार्मूला आपने बनाया होगा, जहां पर मैंने ए लिखा है वहां 1 मिल सकता है, यहाँ पर 1 हो सकता है, और जहां पर बी लिखा है वहां पर क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, ऐसे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ये प्रदर्शित करने का केवल तरीका है, फार्मूले नहीं बदल जाएंगे इससे। ठीक है ना। तो चाहे ए लिख कर करिए चाहे 1 लिख कर करिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये था राउल्ट लॉ आपको पढ़ाया हमने, ठीक ना। और यहाँ पर हमने ऐसे सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया हुआ था जिसमें दोनों घटक ए और बी यानी विलेय और विलायक दोनों ही कैसे थे? वाष्पशील थे, वेपर फेज में जा सकते थे। ठीक है ना। अब आगे हम लोग ऐसा पढ़ेंगे जिसमें कि एक सॉलिड होगा, यानी विलेय पदार्थ सॉलिड होगा और वो वाष्पित नहीं होगा, विलायक जो होगा वो लिक्विड होगा लेकिन वो वाष्पित हो सकता है। तो वहां पर क्या केस आएगा? वहां पर इसमें से यहां पर तो है नहीं वो, तो जब उसको आगे डिस्कस करेंगे तब बताएंगे आपको। तो बच्चों अब जो आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ लिया है उस पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है ना। तो जो आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी होता है, इसलिए जो टॉपिक आप पढ़ें उसके न्यूमेरिकल्स भी करें, इससे टॉपिक्स भी आपका काफी मजबूत हो जाएगा, काफी जो कंफ्यूजन होगा उसका दूर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन हमने लिखा है, ये राउल्ट्स लॉ पर ही बेस्ड है। क्या है क्वेश्चन? देखिए 298 केल्विन ताप पर यह है क्लोरोफॉर्म CaCl3 और ये डाइक्लोरोमेथेन है। ठीक ना। तो क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg मिलीमीटर मरकरी व 415 mmHg है। ठीक है। तो 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म है, 40 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन है, इनको मिक्स कर दिया गया और मिक्स करके क्या बना लिया गया? इनका विलेन। तो पूछा आपसे ये जा रहा है कि जो विलेन आपने बनाया इन दोनों को मिक्स करके उसका कुल वाष्प दाब क्या होगा, यानी कुल वाष्प दाब ज्ञात करना है यहाँ पर। तो कुल वाष्प दाब आपको पता लगाना है। फिर उसके बाद इसी में दूसरा क्वेश्चन है
कि अगर CH3 क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प प्रावस्था में मोल प्रभाजों की भी गणना आपको करनी है, ठीक ना। तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए और क्या क्या चीजें आपको गिवन है, क्या दी गई हैं, उसको आप नोट करिए। पिछली बार भी जब आपको न्यूमेरिकल्स बताए थे तो इस तरह से ही बताया था कि आप जो इसमें दिया हो उसको आप सिंबल के फॉर्म में नोट जरूर कर लें। तो इसमें देखिए क्लोरोफॉर्म का और इसका ये जो प्रेशर दिया है, ये कौन सा प्रेशर है, कौन सा वाष्प दाब है। तो अलग अलग चूंकि दिया है, इसका मतलब ये क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं? पी नॉट से, ठीक ना। तो पी नॉट यहां लिख सकते हैं सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में CHCl3, यानी ये हो गया क्लोरोफॉर्म का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना है? 200 mmHg, ऐसे ऐसे नोट कर लीजिए आप। फिर इसी तरह से P नॉट CH2Cl2 ये भी गिवन है आपको 415 mmHg है, 415 mmHg है, ठीक है, ये पता हो गया। फिर आपको इनके अमाउंट्स दिए हैं कि क्लोरोफॉर्म का अमाउंट इतना है, इसका अमाउंट इतना है, और आपको निकालना क्या है? टोटल प्रेशर। पी आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क लगा लिया आपने, ठीक है ना। तो कैसे पता करेंगे टोटल प्रेशर? आपको फार्मूला याद होगा शायद राउट्स लॉ का, कि टोटल प्रेशर जो होता है, एक बार हम यहां लिख देते हैं याद दिलाने के लिए। P इक्वल टू होता है, इस तरह से आपको सिखाया था अभी लेक्चर में, P नॉट सॉरी PA और PB, यानी जो दोनों घटक हैं दोनों के आंशिक दाब का योग होता है टोटल प्रेशर। अब ये कैसे निकालेंगे? पार्शियल प्रेशर निकालने का राउट्स लॉ का फार्मूला, P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB, इस तरह से। अब यहां पर A किसको आप मान लें? तो आप किसी एक कंपोनेंट को A मान लें, किसी एक कंपोनेंट को B मान लें, दोनों को ही इस तरह से लिखना है, ठीक ना। तो बार बार आप जो है चाहो तो यहाँ CHCl3 और यहाँ CH2Cl2 लिख सकते हो, और चाहे AB करके ही कैलकुलेट कर लो, या इनका एक बार लिख ही देना, वैल्यू पुटअप कर लेना, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये फार्मूला था, एक कंपोनेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बी एक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप जैसा सुविधाजनक हो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। कुल मिला के यही फार्मूला यूज होना है। अब इसमें देखिए क्या चीज आपको गिवन नहीं है। अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है विलयन का, तो आपको ये तो पता है, लेकिन दोनों के मोल प्रभाज आपको नहीं पता है। तो दोनों के मोल प्रभाज कैसे निकालोगे? तो मोल प्रभाज निकालने का तरीका क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको निकालना है CHCl3, यानी क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज पता करना है, तो आपको चाहिए क्या? आपको पता होना चाहिए क्लोरोफॉर्म के मोल्स और टोटल मोल्स, यानी ये CH2Cl2, ये सारे मोल्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब ऐसे आप अपने माइंड में पहले सोच लेंगे, मस्तिष्क में विचार कर लेंगे कि क्या क्या चीजें हमको गिवन है और क्या चीजें निकालनी है, तो आपका न्यूमेरिकल्स आगे बढ़ जाएगा, ठीक ना, आप लगा पाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम पता लगा लेते हैं। आपको हमने समझा दिया कि क्या क्या चीजें पता है, क्या निकालना है, ये राउट्स लॉ है, ठीक है। इस तरह से मोल प्रभाज आप निकालेंगे, तो और चीजें हम नोट कर लें और मोल्स इनके फिर निकालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए CHCl3 का द्रव्यमान ये आपको गिवन है, कितना है? 25.5 ग्राम। इसी तरह से CH2Cl2 का द्रव्यमान भी आपको पता है 40 ग्राम। अब हम क्या करें? अगर हमको मोल्स निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? मोलर द्रव्यमान पता करने हो, सॉरी हाँ, मोलर द्रव्यमान दोनों के पता करने होंगे, तो हम इनका मोलर द्रव्यमान भी निकाल लें। CHCl3 का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान
इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोलर द्रव्यमान को, और ये हो जाएगा कितना, CaCl3 का। देखिए आपको यहाँ एक बार निकाल के दिखा देते हैं, और बार बार जैसे हमको ना बताना पड़े। इसमें कार्बन के मोलर मास को, मोलर एटॉमिक मास को जोड़ लेंगे आप, 12 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 एटम है तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 35.5। ठीक ना। ये सॉरी हमने गलत कर दिया, लिख दिया गलत है, 2 जगहों पर लिखना था हमको। CHCl3 हमने लिख दिया CH3Cl, जो कि गलत हो गया, यानी CHCl3 होगा तब क्लोरोफॉर्म होगा। तो वैसे ही क्लोरोफॉर्म का मोलर द्रव्यमान यहाँ पर देखिए CHCl3 हो जाएगा, मीन्स 12 + 1, ये हाइड्रोजन का हो गया, और क्लोरीन का होता है 35.5 × 3। तो अगर इनको आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 13 प्लस ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 15, 6 और 10, 106.5 ये हो गया। तो 13 × 6 = 19, यानी 119.5 आ जाएगा ग्राम पर मोल, आप लिख सकते हैं इसको। ये हो गया किसका, मोलर द्रव्यमान CHCl3 का। ये इस तरह से मोलर द्रव्यमान आपने निकाल लिया। आप देख लेना अगर कहीं गलती हो तो, ये एक्चुअली में इसका जो CHCl3 है वो सब जगह लिखा होना चाहिए, कहीं कहीं मिस्टेक हो गई थी तो मैंने मिटा के सही कर दिया है। ठीक है, तो ये मोलर द्रव्यमान इसका निकल गया। ऐसे ही आपको इसका भी निकालना है, यानी CH2Cl2 का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। ठीक ना। अब हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, तो इसका देखिए कितना हो जाएगा, CH2Cl2 का 12 और 2 ये 14 हो जाएगा, और ये 71 हो जाएगा इसका पूरा। तो 71 और 14 85 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 85 ग्राम पर मोल। ठीक ना। तो आप निकालने का प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह से दिखाना नहीं आपको, जब आप न्यूमेरिकल्स अपनी कॉपी में लगाएं या एग्जाम में लगाएं तो इस तरह से दिखाना नहीं, आप डायरेक्टली सीधे 119.5 लिख सकते हैं अगर आपको निकालना आता है तो। ठीक है ना। इसलिए निकालने की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिए। ये एक बार मैंने दिखा दिया आपको, और ये हो गया इसका मोलर द्रव्यमान। अब इन दोनों के मोल्स निकालने हैं। यहां पर हम इसको भी m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो m CHCl3 लिख दोगे तो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का मोलर द्रव्यमान, और m के नीचे लिख दोगे CH2Cl2 तो वो रिप्रेजेंट करेगा डाइक्लोरोमेथेन का मोलर द्रव्यमान। आपको क्या करना है, आपको दोनों के मोल्स निकाल लेने हैं। चलिए यहां पर निकालते हैं हम, इसको मिटा दे रहे हैं अभी। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं NCHCl3, इसका मीनिंग क्या हो गया कि क्लोरोफॉर्म के मोल्स। तो मोल्स निकालेंगे कैसे, इसका मोल्स निकालने का फार्मूला होता है, 11th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, और अभी सॉल्यूशन में शुरुआत में भी थोड़ा सा बताया था हमने जब न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ा रहे थे। मोल्स निकालने का तरीका है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो जिसका भी मोल्स निकालना हो उसका द्रव्यमान ऊपर रखिए, डिवाइड कर दीजिए उसके मोलर द्रव्यमान से। तो चलिए हम निकाल रहे हैं क्लोरोफॉर्म का मोल्स। तो कैसे करेंगे, क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान हमको दिया है 25.5 ग्राम, और इसको डिवाइड करना है मोलर द्रव्यमान से, यानी 119.5 ग्राम पर मोल से डिवाइड कर देंगे, तो ये इसके मोल्स निकल आएंगे। इसी तरह से आप NCH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमेथेन के भी मोल्स निकालेंगे। तो तरीका वही है कि इसका द्रव्यमान आपको दिया है 40 ग्राम, और इसी का मोलर द्रव्यमान यानी 85, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक ना। तो जब आप दोनों के मोल्स निकाल लीजिएगा तो यहां पर लिख लीजिएगा कुल मोल्स, टोटल मोल्स, कुल मोल। तो कुल मोल कितने हो जाएंगे, NCHCl3 प्लस NCHCl2, ये जो यहां से निकलेगा इन दोनों को ऐड कर देना है, तो वो वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां पर। तब आप मोल प्रभाज निकाल पाएंगे। तो ये दोनों के मोल्स इस तरह से निकल आएंगे।
ये देखिए क्लोरोफॉर्म के मोल्स इस तरह से डिवाइड किया, यहाँ ग्राम होता है, यहाँ ग्राम पर मोल होगा, ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल इनवर्स होता है तो मोल ऊपर चला जाएगा तो ये मोल आ जाएगा, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। तो ये आ गया 0.213 मोल्स। इसी तरह से इसके डाइक्लोरोमेथेन के मोल्स आ गए, आपके नंबर ऑफ मोल्स दोनों निकल आए। कुल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल्स दोनों को ऐड कर दिया 0.213 और 0.47, तो ये आ गया आपका 0.683 मोल्स। कुल मोल्स जो हो गए वो इतने हो गए। अब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, नहीं मोल प्रभाज निकालेंगे। तो किसका मोल प्रभाज निकालने जा रहे हैं, पहले क्लोरोफॉर्म का, किसी एक का हम निकाल लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का निकाला तो मोल प्रभाज का फार्मूला क्या है, क्लोरोफॉर्म के मोल्स और टोटल मोल्स। तो क्लोरोफॉर्म के मोल्स थे, यहां से देखिए 2.13 और इसको डिवाइड कर दिया टोटल मोल से, टोटल मोल थे हमारे पास 0.683। तो डिवाइड करने पर आप कैलकुलेट करिएगा 0.312 आ गया। अब हमको इस तरह का फिर से कैलकुलेशन नहीं करना है, हम क्या करेंगे, जब हम डाइक्लोरोमेथेन का निकालेंगे तो 1 में से माइनस कर देंगे। आपको एक तरीका बताया था कि विलेन में जितने भी घटक हों सभी घटकों के मोल प्रभाज का जो टोटल सम होता है 1 होता है। तो अगर हमने एक घटक का निकाल लिया है तो दूसरे घटक का निकालने के लिए चूंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल है तो आप 1 में से माइनस करके निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ कैलकुलेट करना थोड़ा सा कठिन है। तो ये 1 माइनस 0.312, यानी जो पहले का हमने निकाला उसको 1 में से माइनस करके दूसरे का भी निकाला है, मतलब डाइक्लोरोमेथेन का भी मोल फ्रैक्शन निकल आया। ठीक है ना। अब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। इधर का आप मिटा दे रहे हैं बेटा, तो अब फार्मूला जो आपका लगेगा वो इस तरह से हो जाएगा। चूंकि आपने मोल प्रभाज निकाल लिया है, शुद्ध अवस्था में आपको ये भी पता हो गया है, तो जो राउल्ट्स लॉ में इस तरह का एक फार्मूला लिखा था P0 CHCl3 इंटू एक्स CHCl3, ठीक ना, प्लस P0 CH2Cl2 यानी CH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमेथेन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इंटू इसी का मोल प्रभाज यानी CH2Cl2। ये इस फार्मूले का हम यूज करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, टोटल प्रेशर। ये कैलकुलेट करिएगा आप लोग, हम वैल्यू पुटअप करते हैं। देखिए P0 CH3 यानी क्लोरोफॉर्म का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना है, 200 है, तो 200 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन कितना निकाला है, ये निकाला है, तो आप लिख देंगे 0.312, ये हो गया, प्लस इसी तरह से इसका ये है 415 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया 0.688, ठीक ना। तो इस तरह से आपका कुल वाष्प दाब निकल के आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 बढ़ेंगे और 3 डिजिट बाद आपको दशमलव भी लगाना है, नहीं यहाँ पर लग जाएगा। तो ये हो गया इतना, प्लस ऐसे इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बच्चों तो ये आ गया 285.52। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 347.92 mmHg। तो ये जो पहला क्वेश्चन था आपका कि विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो आ गया आपका। तो विलयन का कुल वाष्प दाब कितना हो गया 347.92 mmHg। अब आपको अगला क्वेश्चन निकालना है कि इन दोनों के वाष्प प्रावस्था में मूल प्रभाजों की गणना करिए, ठीक है ना। तो ये यहां से इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको, यहीं पर फिर से लगा देंगे भी। अब इसका दूसरा जो सेक्शन है, दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है उसके लिए फार्मूला भी आपको अभी टॉपिक जब खत्म हो रहा था लास्ट में बताया था कि वेपर फेज में जो मोल प्रभाज होगा उसका फार्मूला कुछ और होगा। तो मान लीजिए उसमें हमने लिखा था इस तरह से, एक लास्ट में जनरल फार्मूला लिखा था PI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा YI इंटू टोटल प्रेशर, इस तरह से। तो जो आपका YI है ये क्या चीज है, यानी जिस घटक का हम चाह रहे हैं उसका वाष्प प्रावस्था में ये मूल प्रभाज है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा PI/P। इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे और इस फार्मूले से हम वाष्प प्रावस्था में दोनों के मोल प्रभाजों की गणना कर लेंगे। तो चलिए इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं कि YCHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म का वाष्प प्रावस्था में मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से। तो यहां लिखेंगे PCHCl3 अपॉन
टोटल प्रेशर। तो आप अब सब कुछ निकाल चुके हैं। देखिए CaCl3 का जो आंशिक दाब है वो कितना निकाला आप लोगों ने? CaCl3 का आंशिक दाब अभी कैलकुलेट किया था, यहाँ हमने अरेंज कर दिया है। तो ये हो गया, इस तरह से फार्मूला बन गया कि वाष्प प्रावस्था में CaCl3 का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा कि CaCl3 का आंशिक दाब अपॉन टोटल प्रेशर, जो विलयन का कुल वाष्प दाब है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, ये जो फार्मूला बन रहा है उसी से। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जो आपने सवाल लगाया था उसमें आंशिक दाब जो CaCl3 का है वो कितना है, यहाँ से देख लो। अभी कैलकुलेट जो इसमें किया था, तो ये इतना पोर्शन जो पूरा रिप्रेजेंट करता है ये PCHCl3 को ही रिप्रेजेंट करता है, और ये पूरा पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? PCH2Cl2 को करता है। ठीक ना, तो हम इसी कैलकुलेशन की हेल्प से यहाँ पर सीधे लिख देंगे, हमको अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक ना, दोबारा निकालने की। तो यहाँ देखिए PCHCl3 को हम इस तरह से निकालेंगे, यानी P0CHCl3 इंटू CHCl3 का मोल प्रभाज, और वो सारा कैलकुलेशन आपने यहाँ कर रखा है। तो ओवरऑल जो इसकी वैल्यू है, यानी जो हमको यहाँ चाहिए क्लोरोफॉर्म का आंशिक दाब, उसका वैल्यू ये वाला हो जाएगा, ये वाला। ठीक ना, और इसका जो वैल्यू है वो ये वाला हो जाएगा। ओके, तो यही वैल्यू हमने यूज कर ली। इसका आंशिक दाब 62.4 और टोटल प्रेशर आपने यहाँ निकाल रखा है, उससे डिवाइड करना है, तो ये हमने डिवाइड कर दिया। वैल्यू आ गई 0.18 mmHg, यानी वाष्प जो वेपर फेज है, जो वेपर्स बनी है, उसमें CHCl3 का यानी क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज हो गया 0.18। तो ये जो आपको निकालना था वाष्प प्रावस्था में मोल प्रभाज, वो एक का आंसर ये आ गया। दूसरा इसी तरह से कर लेंगे, PCH2Cl2 यानी इसका जो आंशिक दाब है वो ये वाला हो गया, ये रख दिया और कुल दाब से डिवाइड कर दिया, 0.82 mmHg आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से दोनों के मोल प्रभाज हमने पता लगा लिए। अब यहाँ पर कंपेयर करो जरा अगर, तो आपको पता चल रहा है कि वाष्प प्रावस्था में क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज ये है और इसका मोल प्रभाज ये है। तो क्या आप इसमें बता सकते हो कि कौन ज्यादा वोलेटाइल है? तो जिसका वाष्प प्रावस्था में मोल प्रभाज ज्यादा होता है वो ज्यादा वोलेटाइल होगा, ज्यादा वाष्पित होगा। तो इसका मतलब ये जो है डाइक्लोरोमेथेन ज्यादा वाष्पशील है क्लोरोफॉर्म के कंपैरिजन में। कहने का मतलब हुआ कि जो डाइक्लोरोमेथेन के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो अपेक्षाकृत कम है किसकी तुलना में? जो क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगा है। ठीक ना, ये जो अट्रैक्शन फोर्स क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल हो गया और ये CH2Cl2 के। तो यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है, इसलिए वो इजिली ब्रेक हो जा रहे हैं और वेपर फेज में ज्यादा जा रहे हैं, इसीलिए वेपर फेज में उनका मोल प्रभाज ज्यादा है और क्लोरोफॉर्म का कम है। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स अपना लगाएंगे। ठीक है, और भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें दोनों आपके हो गए, यानी वेपर फेज में भी और सॉल्यूशन फेज में भी मोल प्रभाज निकालना सीखा आपने। कुल दाब कैसे निकालेंगे, ठीक ना, आंशिक दाब कैसे निकालेंगे, ये सारी बातें इसमें कवर हो गई। और एग्जाम्पल आप लोग करिएगा तो और आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें। ओके, तो अब देखो बच्चों, एक कभी कभी क्वेश्चन आता भी है कि क्या राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ में कोई रिलेशन है क्या? तो आप देखें, ये है आपका हेनरीज लॉ कि किसी गैस का जो आंशिक दाब होता है वो हेनरी स्थिरांक और उसके मोल प्रभाज के, जो गैस विलयन में घुली हुई है उसके मोल प्रभाज के इक्वल होता है, गुणनफल के। और ये है राउल्ट्स लॉ, ये हो गया आपका राउल्ट लॉ, राउल्ट नियम, और ये हो गया हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। ठीक है ना, तो अगर राउल्ट्स लॉ में इस फैक्टर को आप देखिए P0 को, यानी शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है घटक का, यहां पर P0 और यहां पर KH है, बस इतना ही तो अंतर है दोनों में। अगर P0 कभी भी इसके इक्वल हो जाए तो इसका मतलब दोनों एक जैसे हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि राउल्ट लॉ जो है
वो हेनरी नियम का एक स्पेशल केस है, एक विशेष अवस्था है। और अगर विचार करें तो आपको पढ़ाया होगा कि KH जो हेनरी स्थिरांक है वो किस पर डिपेंड करता है। वो जो विलायक है और जो विलेय पदार्थ है उनके बीच, उनकी प्रकृति पर, यानी उनके बीच किस तरह का आकर्षण बल है। और जो ये शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब किसी घटक का उत्पन्न होता है वो भी किस पर डिपेंड करता है, वो भी डिपेंड करता है किस पर, अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल पर। तो दोनों का जो डिपेंड करने का तरीका है वो एक ही जैसा है। इसी तरह से ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए जब कभी भी इस शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब की वैल्यू KH की इक्वल हो जाएगी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि राउल्ट लॉ जो है वो एक स्पेशल केस है किसका, हेनरी लॉ का। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटा सा क्वेश्चन होता है, तो इस तरह से आप समझा सकते हैं कि दोनों लॉ लिखिए आप लोग, उसके बाद बोल दीजिए कि जब कभी भी P नॉट की वैल्यू KH की इक्वल हो जाएगी तो इसका मतलब वो किसके इक्वल हो जाएगा, राउल्ट लॉ हेनरी लॉ की तरह हो जाएगा, या हेनरी लॉ राउल्ट लॉ की तरह हो जाएगा। ओके, यानी जो राउल्ट लॉ है वो एक स्पेशल केस हो जाएगा हेनरी नियम का। तो ये टॉपिक था, इतना आप लोग पढ़िएगा, न्यूमेरिकल्स लगाइएगा। इसके बाद का जो आगे का टॉपिक होगा फिर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना, इसके आगे के वीडियो में। थैंक यू।